Phosphofructokinase is a key regulatory enzyme in which metabolic pathway? Is it a Krebs cycle? Is it a glycolysis, electron transport chain or gluconeogenesis? देखिए जो PFK है it is a very crucial enzyme, right? और किसके अंदर होता है ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे में. It is involved in converting fructose 6 phosphates to fructose 1,6 biphosphate. और इस रिएक्शन के लिए जो ATP है वो एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर है. ये जो ATP है ये किस लिए एलोस्टेरिक इनहिबिटर बन गया जरा देखते हैं. देखिए अगर ATP आपके पास ज्यादा है, सपोज करो यू आर हैविंग लॉट ऑफ ATPs, राइट, देन क्या होगा, इसका क्या मतलब है, सिग्नेचर क्या है कि सेल है सफिशिएंट एनर्जी. और अगर सेल पे सफिशिएंट एनर्जी है तो क्या लॉजिक है कि हम और ग्लाइकोलिसिस करें. इसका मतलब हायर द ATP लेस विल बी द ग्लाइकोलिसिस. और वो कैसे किया जाएगा, ATP विल बिकम द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिटर. एक इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलिटिक की रेगुलेटरी चेक पॉइंट है ये, राइट. और इसीलिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के ऊपर डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट ईयर्स में बहुत तरीके के क्वेश्चंस आए हैं. सब रेगुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं. तो इस पेपर में, इस वीडियो में, इस क्वेश्चन के बाद हम 2-4 क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज अ की रेगुलेटरी एंजाइम इन विच मेटाबॉलिक पाथवे, इट इज अ ऑप्शन बी, दैट इज ग्लाइकोलिसिस. Which of the following molecule act as a allosteric inhibitor? अभी डिस्कस किया ATP. ATP ज्यादा होगा तो सेल पे ज्यादा एनर्जी है. जब सेल ऑलरेडी एनर्जी फुल है तो फिर हम क्यों ग्लाइकोलिसिस करेंगे, और इसीलिए हम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर देंगे सो दैट इट वोंट प्रोड्यूस टू मच ऑफ रॉ मटेरियल जो कि आगे ATP बनाने में काम आएंगे. तो ATP इज अ इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. The activity of phosphofructokinase is increased by which of the following condition? High level of ATP नहीं, low pH नहीं, high level of citrate नहीं, high level of AMP yes. ATP अगर कम है तो बट लॉजिक है कि AMP ज्यादा होगा. और अगर आपके पास ज्यादा AMP है इसका सीधा सा मतलब है ATP कम है, सेल को एनर्जी चाहिए, और अगर सेल को एनर्जी चाहिए so you want more glycolysis to happen so that raw material will be gained which will be consumed in Krebs cycle and etc to produce the ATP. So activity of phosphofructokinase is increased by which of the following condition? High level of AMP. Which of the following best describe the regulation of phosphofructokinase by citrate? Again, citrate का क्या रोल होगा phosphofructokinase में? देखिए अगर आपके पास citrate ज्यादा है इसका मतलब you can maneuver it in the Krebs cycle. और अगर आपके पास साइट्रेट है तो Krebs साइकिल के जो रॉ मटेरियल है वो बनते रहेंगे. और अगर रॉ मटेरियल बन रहे हैं तो हम उनको ऑक्सीजन कैरियर्स को यूज कर लेंगे आपके ETC में ATP प्रोडक्शन के लिए. इसका मतलब मोर द साइट्रेट यू डू नॉट वांट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज टू प्रोड्यूस मोर साइट्रेट थ्रू पायरुवेट. इसका सीधा सा मतलब है साइट्रेट अगर ज्यादा है, सेल पे ऑलरेडी एनर्जी प्रिकर्सर्स हैं, और अगर सेल पे ऑलरेडी एनर्जी प्रिकर्सर्स हैं तो आप क्यों ही चाहोगे कि ग्लाइकोलिसिस हो. तो हाई साइट्रेट विल बी एक्टिंग एज एन इनहिबिटर. तो साइट्रेट एक्ट्स एज एन इनहिबिटर, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी. What is the effect of fructose 2,6 biphosphate on phosphofructokinase? It inhibits the enzyme, it has no effect on the enzyme, it activates the enzyme, or it decreases the enzyme affinity for its substrate. देखिए जो fructose 2,6 biphosphate है ना, it is a potent activator. Yes, it is a potent activator of phosphofructokinase. और ये क्या करता है, it increases the affinity of an enzyme किसके लिए, अपने सबस्ट्रेट के लिए, और इस तरह से काउंटरएक्ट करता है इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑफ ATP, और इसीलिए इंक्रीज क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस को. तो इफेक्ट क्या होगा fructose 2 biphosphate on PFK? It will activate the enzyme. Option C is the correct answer. What is the characteristic feature of a dioxy growth curve in bacteria? Constant exponential growth without any phase, two distinct growth phase separated by a lag phase, a single growth phase followed by a death phase, or oscillating growth phase with no lag phase. तो ये डायोक्सी ग्रोथ जो बाइफेजिक ग्रोथ पैटर्न होता है ना, ये ऑब्जर्व किया जाता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो एक्सपोज होते हैं टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन सोर्सेस. अब इसमें होता क्या है, जो बैक्टीरिया है लेट अस से ई कोलाई, अगर उसको एक्सपोज किया जाए किस किस के लिए, ग्लूकोज और आपके लैक्टोज के लिए, तो वो क्या करेगी, उसका जो फर्स्ट जो प्रेफर्ड कार्बन सोर्स है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज,
वो उसको कंज्यूम करेगी, राइट। एंड दिस विल शो अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। ये देखिए आप, ये इसमें क्या दिखेगा, हमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज दिखेगा टिल दिस होल ऑफ द ग्लूकोज इज कंज्यूम्ड। अब जब एक बार ग्लूकोज कंज्यूम हो गया तो नाउ इट विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट प्रेफर्ड कार्बन सोर्स। अब ये जो प्रेफरेंस जब स्विच करनी होगी तो वो कुछ टाइम लेगी जस्ट टू एडजस्ट देयर मेटाबॉलिज्म सो दैट न्यू सोर्स, न्यू सेकंड सबस्ट्रेट जो लैक्टोज है यहां पे, उसको वो यूटिलाइज करना सीख ले। इसीलिए हमें क्या दिखेगा, हमें एक लैग फेज दिखेगा, हमें लॉग फेज दिखेगा जो ग्लूकोज के लिए है, एंड देन हमें फिर से एक लैग फेज दिखेगा जिसमें कि इकोलाई जो है लर्न करेगी हाउ टू स्विच, मेटाबॉलिकली स्विच करना लैक्टोज के लिए, और फिर देन देयर विल बी एन एक्सपोनेंशियल फेज अगेन जो कि लैक्टोज की यूटिलिटी को दिखा रहा है। दैट मींस यहां पर दो डिस्टिंक्ट ग्रोथ फेज होंगे और जो कि एक सेपरेट करेगा कौन, लैग फेज, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। In the context of bacterial growth kinetics, what does the inflection point on the growth curve typically indicate? The beginning of the lag phase, the transition from exponential phase to stationary phase, the maximum population density the culture can reach, or the minimum growth rate of the bacteria. जो inflection point किसी भी bacterial growth curve में होता है ना, that is the point where the curve changes from an upward concave to a downward trajectory. यानी कि ये देखिए ये upward है ना, और जब ये कन्वर्ट होता है किसमें, स्टेशनरी फेज में, तो ये जो पॉइंट है दैट इज योर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या दिखाता है, इट शोज द ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्सपोनेंशियल फेज जहां पे बैक्टीरिया जो था ग्रो कर रहा था एट देयर मैक्सिमम रेट, टू द स्टेशनरी फेज जहां पर के ग्रोथ रेट जो है वो अब स्लो डाउन कर जाता है बैक्टीरिया का, एंड इवेंचुअली इट लेवल्स ऑफ ड्यू टू द न्यूट्रिएंट डिप्लीशन। तो यहां पर आपका अच्छा खासा न्यूट्रिएंट है और यहां पर न्यूट्रिएंट डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है। तो नाउ लॉग फेज जो था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्टेशनरी फेज में, राइट। एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, राइट। सो नाउ दिस विल शो एज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फेज टू द स्टेशनरी फेज, ऑप्शन बी। Which of the following best describe the principle of ELISA, that is enzyme linked immunosorbent assay? Separation of DNA fragments based on the size using an electric field, amplification of specific DNA sequence using PCR, detection of specific proteins or antibodies using enzyme conjugated antibodies and a colorimetric readouts, or sequencing of nucleotide to determine the genetic code of an organism. देखिए जो आपकी एलाइजा होती है ना, ये बेसिकली किसके लिए की जाती है, प्रोटीन बेस्ड एंटीजेंस को पकड़ने के लिए। और इसके अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले एंटीजेंस को हम क्या कोट करते हैं, एक पॉलीस्टाइरीन प्लेट पे। उसके बाद वी ऐड द प्राइमरी एंटीबॉडी। ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है दे आर स्पेसिफिक फॉर द एंटीजन। तो एक बार अगर उन्होंने बाइंड कर लिया तो जो भी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है उनको रिमूव कर दिया जाता है वॉशिंग स्टेप्स के थ्रू। अब नाउ वी विल बी एडिंग द सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है इनका जो एपिटोप होता है वो टेल होती है प्राइमरी एंटीबॉडी की। ये अब नाउ दी सेकेंडरी एंटीबॉडी इज बाउंड विद द एंजाइम। एक्सेस जो भी है, नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो भी है, उनको वॉश आउट कर दिया जाता है। फाइनली हम उसको क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट देंगे जिसमें कि एंजाइम उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करके क्या बनाएगा, रीड आउट, यानी कि कलरीमेट्रिक आपका कुछ ना कुछ सिग्नल। अब अगर आपका सिग्नल आ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि एंजाइम इज देयर। एंजाइम तभी हो सकता है जब सेकेंडरी एंटीबॉडी हो, सेकेंडरी एंटीबॉडी तभी हो सकती है जब प्राइमरी एंटीबॉडी हो, और प्राइमरी एंटीबॉडी तभी हो सकती है जब एंटीजन प्रेजेंट हो। दैट्स हाउ यू कैन नॉट ओनली डिटेक्ट, यस और नो कर सकते हो, क्वालिटेटिवली डिटेक्ट कर सकते हो एंटीजन को, बट ऑल्सो यू कैन क्वांटिटेट कि कितना एंटीजन है। और इसीलिए जो आपकी एलाइजा होती है वो कई तरह की होती है। इस क्वेश्चन का आंसर जैसे ऑप्शन सी है, बट नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि बहुत तरह की एलाइजा होती है। जो अभी हम पढ़ रहे थे वो डायरेक्ट एलाइजास थी। इनडायरेक्ट एलाइजा में हम क्या कर रहे हैं कि हम एंटीबॉडी डाल रहे हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी डाल रहे हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल रहे हैं। अगर इसमें आप सेकेंडरी एंटीबॉडी को डायरेक्ट डाल दीजिए तो वो डायरेक्ट एलाइजा हो गई। अगर हम नीचे एंटीबॉडी कोट करते हैं और बीच में सैंडविच कर देते हैं एंटीजन को एंड फिर फॉलो करते हैं हम इनडायरेक्ट एलाइजा, तो ये कहलाएगी सैंडविच एलाइजा। और अगर एक एंटीजन के लिए देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, तो दिस वुड बी कॉम्पिटिटिव एलाइजास। तो बहुत तरह के एलाइजास हैं और अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी, देयर ऑब्जेक्टिव, वो चेंज होते रहते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी।
A zygote is an example of which type of stem cells? Multipotent, pluripotent, totipotent और यूनिपोटेंट। देखिए ये जो इस टाइप के पोटेंट सेल्स जो होती है स्टेम सेल्स, इन पे बहुत क्वेश्चन आए हैं पास्ट ईयर में, तो आप इनको अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। जितने क्वेश्चन हम कलेक्ट कर सकते थे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। चलिए, तो जाइगोट जो होता है वो एक अर्लियर स्टेज होती है डेवलपमेंट की, ये हम सबको पता है। स्पर्म और ओवा जैसे ही मीट करे तो हमारा जाइगोट बन जाता है। और ये जो है जाइगोट, ये रिप्रेजेंट करता है मोस्ट पोटेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल्स, इनको हम बोलते हैं टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। और ये जो स्टेम सेल्स हैं दे कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑल सेल टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है? जाइगोट कैन गिव राइज टू एन एंटायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द प्लेसेंटा एंड अदर सपोर्टिंग टिश्यू नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। इसका मतलब है जाइगोट किसका एग्जांपल है? जाइगोट है एग्जांपल टोटिपोटेंट का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिंक इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स? ये हम आपको पहले क्लियर कर दें, ये जिंक वो मेटल आयन वाला नहीं है, ये ZINC है और ये डेटाबेस है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। इट इज अ फ्री डेटाबेस ऑफ कमर्शियली अवेलेबल केमिकल कंपाउंड्स। और ये किस लिए है? यहाँ पे सारे केमिकल लिस्टेड हैं फॉर द वर्चुअल स्क्रीनिंग, ड्रग डिस्कवरी में। इसके अंदर बहुत सारे तरीके के केमिकल कंपाउंड लिस्टेड हैं अलोंग विद देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। और रिसर्चर्स जो हैं जिंक को यूज करते हैं टू फाइंड द पोटेंशियल कंपाउंड फॉर ड्रग डिस्कवरी एंड अदर केमिकल बायोलॉजी एप्लीकेशंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जिंक इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स? इट इज अ केमिकल डेटाबेस फॉर वर्चुअल स्क्रीनिंग एज एन ड्रग टारगेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which technique is commonly used to purify polyarginine tagged protein? Cation exchange chromatography, anion exchange chromatography, gel filtration chromatography और SDS5। पॉलीआर्जिनिन है, यानी कि अगर आपका ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है एक्सप्रेस्ड और इसके साथ हमने एक टैग लगा दिया है जिसमें क्या लगा हुआ है? पॉलीआर्जिनिन। तो ये जो आर्जिनिन आपने लगाया, आर्जिनिन कैसा अमीनो एसिड है? बेसिक अमीनो एसिड है। इसका मतलब इस पे कैसा चार्ज होगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर हमारे पास पेप्टाइड के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सी क्रोमेटोग्राफी हम यूज अप कर सकते हैं? आयन एक्सचेंज। विच वन? हमें किसको एक्सचेंज करना है? हमने कैटायन को एक्सचेंज करना है, तो वी विल बी यूजिंग कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, एक चीज क्लियर कर लीजिए, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैटायन एक्सचेंज मतलब मैट्रिक्स का चार्ज कैटायन होगा या जिस चार्ज को वो एक्सचेंज करने वाले हैं वो चार्ज कैटायन होगा। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो क्रोमेटोग्राफी है इनका जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है किस बेसिस पे? दैट व्हाट चार्ज यू आर गोइंग टू एक्सचेंज। जैसे इस केस में आप क्या करने वाले हो? आप पॉजिटिव चार्ज एक्सचेंज करने वाले हो, कैटायन को एक्सचेंज करने वाले हो, तो आप यूज करेंगे कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जिसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? आप sp सेफेडेक्स ले सकते हैं, आप CM सेलुलोज ले सकते हैं। तो ये आपके जो मैट्रिक्स हैं आप इनको यूज कर सकते हैं टू प्यूरिफाई पॉलीआर्जिनिन टैग्ड प्रोटीन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। pH इक्वल टू PI इंडिकेट। ओके, याद रखने वाली बात क्या है कि अगर आपका PI की बात करें तो PI कौन सा pH होता है? PI वो pH होता है जिस पे प्लस स्पीशीज एंड माइनस स्पीशीज बराबर होती है। अगर आप PI से ज्यादा pH पे रखते हैं तो प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कम pH पे रखते हैं तो प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और PI पे हमेशा प्रोटीन ज्विटरानिक यानी हाइब्रिड स्टेट यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे? नेट चार्ज विल बी नेगेटिव? नहीं, इट विल बी नेगेटिव एट हाई pH। नेट चार्ज विल बी पॉजिटिव? नो, इट विल बी पॉजिटिव एट अ लो pH। नेट चार्ज विल बी जीरो? यस। नेट चार्ज इज एब्सेंट? नो 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 नो, चार्ज वहां पर है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड इज बेस्ड ऑन विच फंडामेंटल लॉ? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, कूलम्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और बॉयले लॉ। जब हम आपके इस वीडियो को बनाने के लिए देख रहे थे तो कमेंट्स में कई सारे बच्चों ने पूछा था कि क्या हार्डकोर मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं। तो लेट मी टेल यू कि अगर आपको बेसिक बायोकेमिस्ट्री पता है, बेसिक टेक्निक्स के प्रिंसिपल्स पता है, तो आपकी थोड़ा बहुत फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चन उसी लेवल के होंगे, हार्डकोर नहीं आएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड जब जब बात होती है तो हमने लोअर फिजिक्स क्लासेस में कूलम्स लॉ को पढ़ा हुआ है। एंड व्हाट दिस कूलम लॉ सेज? इट सेज इट डिस्क्राइब द फोर्स which represent the electrostatic interaction
बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। अगर दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे यहां पर तो प्लस प्लस दिखा दिया, बट अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की बात करें तो प्लस और माइनस वो दोनों किस फोर्स से एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट करेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? बेसिकली वो डिसाइड करेगा उनका मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्ज एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। वही सेम फंडामेंटल लॉ लगेगा, वही सेम आप उसकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हो जो अट्रैक्शन फोर्स है बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, राइट? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A sudden increase in temperature will primarily destroy which level of protein structure? Primary structure, secondary structure, tertiary structure और quaternary structure? देखिए, अगर आप सडनली टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, तो प्राइमरीली इट विल अफेक्ट द 3D स्ट्रक्चर, टर्शरी। और ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये मेंटेन किया जाता है बाय वेरियस इंटरेक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल वीक इंटरेक्शन में अगर हम बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, आयनिक बॉन्ड्स हो गए, वैन डर वाल इंटरेक्शंस हो गए, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गए। तो जो हाई टेम्परेचर है दैट इज सफिशिएंट टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स एंड अल्टीमेटली 3D शेप जो है प्रोटीन्स की वो लॉस्ट हो जाती है और उसके साथ साथ फंक्शन भी लॉस्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर हो गया एक्सट्रीम में, पीएच एक्सट्रीम में हो गया, वो सब प्रोटीन के, फोल्डेड प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को खराब करते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। What is the primary functions of the smooth endoplasmic reticulum? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मोर ऑफन ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इन्वॉल्व होते हैं लिपिड बायोसिंथेसिस में, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स कंटेन करते हैं, जिनकी वजह से रफ टेक्सचर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लिपिड सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी। A polypeptide tagged with KDEL is destined for which cellular compartment? Golgi, ER, lysosomes और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले तो समझिए KDEL है क्या। K लाइसिन है, D एस्पार्टेट है, E ग्लूटामेट है और L क्या है? ल्यूसेन। तो अगर कोई पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस जो टैग्ड है KDEL से, तो वो एक रिट्रीवल सिग्नल है which is recognized by specific receptor in the Golgi, और ये डायरेक्ट करती हैं ऐसे प्रोटीन्स को from Golgi back to ER। ये जो प्रोसेस है ये इंश्योर करता है कि ER रेजिडेंट प्रोटीन्स हैं और दोज जिनको फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत है, क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत है, वो वापस से ER भेज दिए जाएं फॉर फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन और असेंबली। ऐसा कोई भी प्रोटीन जो ढंग से फोल्ड नहीं हुआ है वो वापस से ER भेजा जाए। क्या, किस लिए? फोल्डिंग के लिए या फिर मॉडिफिकेशन के लिए या असेंबली के लिए, बिफोर बीइंग टारगेटेड टू देयर फाइनल सेल्यूलर डेस्टिनेशन। अल्टीमेटली ये इंश्योर करता है कि कोई भी प्रोटीन मिसफोल्डेड प्रोटीन फॉर्म में अपने सेल्यूलर डेस्टिनेशन पर ना चला जाए। तो ऐसा प्रोटीन जिसमें टैग किया जाता है KDL, उसको भेज दिया जाता है ER पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस और रिमेन कांस्टेंट। एंट्रोपी आपने लोअर केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ा होगा। एंट्रोपी क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इन एन सिस्टम। यानी कि एंट्रोपी बताता है कि कोई भी सिस्टम कितना लीस्ट कॉम्पैक्ट है, कितना अनऑर्गेनाइज्ड है, कितना रैंडम है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम वो हमेशा टेंड टू इंक्रीज ओवर टाइम। इसका मतलब क्या है? दैट अगर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ना हो तो सिस्टम हमेशा हाईली डिसऑर्डर की तरफ जाएगा। तो एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देन इट विल ऑलवेज इंक्रीजेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस? प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, लीजनीमिया और सिस्टोसोमा। देखिए, जो स्लीपिंग सिकनेस है ना, जिसे अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस भी बोलते हैं, ये प्रोटोजोन पैरासाइट जो कि जीनस ट्रिपेनोसोमा को बिलोंग करता है उससे रिलेटेड है। और इसमें इस प्रोटोजोन की दो स्पीशीज रेस्पॉन्सिबल हैं ह्यूमन ट्रिपेनोसोमियासिस के लिए। एक कौन कौन सी है? एक ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई गैम्बिजी और एक ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई
रोडेशियंसी। ये दोनों स्पीशीज जो हैं ये अल्टीमेटली ह्यूमन ट्रिपेनोसोमियासिस करती हैं और स्प्रेड की जाती हैं किसके थ्रू? ये स्प्रेड की जाती हैं इन्फेक्टेड सीसी फ्लाइज के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। What is the correct sequence of steps in the gram staining procedure? ग्राम स्टेनिंग पे क्वेश्चन आएंगे, हमारे प्रीवियस वीडियो में भी हमने ग्राम स्टेनिंग पे एम्फेसाइज किया था। अगर आप ग्राम स्टेनिंग को जानते हैं तो ग्राम स्टेनिंग में बेसिकली होता क्या है, आप जो आपके बैक्टीरिया हैं जिनमें आप कंफ्यूज हैं कि वो ग्राम स्टेन पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होते हैं? आप 1 मिनट के लिए ऑलमोस्ट प्राइमरी स्टेन यानी क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं। ये क्रिस्टल वॉयलेट है, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू पेप्टाइडोग्लाइकन थिकनेस। अगर पेप्टाइडोग्लाइकन थिकनेस ज्यादा है तो आपका कलर रिटेन ज्यादा करेगा क्रिस्टल वॉयलेट। उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे डालते हैं आयोडीन विच एक्ट एज अ मॉर्डेंट। और मॉर्डेंट का काम क्या है कि जितना भी क्रिस्टल वॉयलेट है जो वीक भी अगर बाइंड हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकन से तो वो फिक्स हो जाए, अच्छे से बाइंड कर जाए। अब उसके बाद हम डी स्टेनर डालते हैं इथेनॉल। इथेनॉल का काम यह है कि जो भी क्रिस्टल वॉयलेट जो नॉन स्पेसिफिकली बाउंड ना हो आफ्टर आयोडीन ट्रीटमेंट वो उसको हम हटा दें। तो आप देख रहे हैं कि जब आपने आयोडीन डाला था तो सभी पर्पल थे, बट जैसे ही आपने इथेनॉल डाला तो जो बैक्टीरिया जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकन क्लियर कम है उन्होंने अपना क्रिस्टल वॉयलेट छोड़ दिया। देखिए, एंड लास्ट वुड बी सेफ्रानिन। सेफ्रानिन एक्ट एज अ काउंटर स्टेन, यानी कि ये चाहे ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव हो दोनों को स्टेन करेगा। इसका मतलब क्या है? ग्राम पॉजिटिव विच आर ऑलरेडी पर्पल उनमें रेड कलर की वजह से और ज्यादा डार्कनेस आ जाएगी, जबकि ग्राम नेगेटिव जो कि कलरलेस थे या लेस कलर थे वो कैसे दिखाई देंगे? पिंक। सो नाउ यू कैन वेल डिफरेंशिएट बिटवीन अ हाईली पर्पल ग्राम पॉजिटिव एंड लीस्ट पर्पल या फिर रेड काइंड ग्राम नेगेटिव। तो स्टेप्स क्या हुए? स्टेप्स हुए, आपने फिक्स किया पहले, फिर स्टेन किया क्रिस्टल वॉयलेट से, फिर मॉर्डेंट डाला, फिर डीकलराइज किया आपने अल्कोहल से, और देन काउंटर स्टेन कर दिया आपने सेफ्रानिन से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statements about cosmic vectors used for creating genomic libraries is correct? They can accommodate large DNA inserts, they replicate as plasmid in bacterial host, they do not contain a cos sites, or they are incapable of accepting foreign DNA inserts. ये जो कॉस्मिड्स है ना, दे आर एग्जाम्पल ऑफ डिजाइनर वेक्टर्स, जिसके अंदर एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड का स्केलेटन यूज किया गया है, और कॉसाइट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये लैम्डा बैक्टीरियोफाज बेस्ड वेक्टर से उठाया गया है। ये जो कॉस्मिड है इसीलिए इसका नाम आया है, कॉस कमिंग फ्रॉम लैम्डा बैक्टीरियोफाज कॉन्सेप्ट एंड मिड इज द प्लाज्मिड स्केलेटन। ये जो कॉस्मिड हैं दे आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग जीनोमिक लाइब्रेरी। क्यों? क्योंकि ये अकोमोडेट कर सकते हैं रिलेटिवली लार्ज डीएनए इंसर्ट अप टू 35 टू 45 केबी, कुछ हद तक कई बार अप टू 50 केबी तक जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला जा सकता है, और इसीलिए दे मेक इट सुटेबल फॉर क्लोनिंग लार्जर फ्रेगमेंट्स ऑफ जीनोमिक डीएनए कंपेयर टू द स्टैंडर्ड प्लाज्मिड वेक्टर। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दे कैन अकोमोडेट लार्जर डीएनए इंसर्ट इवन अप टू 40, यहां तो 10 ही दिया है, अप टू 45 टू 50। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following best describe the use of carbon footprinting? पहले पता होना चाहिए कार्बन फुटप्रिंट होते क्या है। तो कार्बन फुटप्रिंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, स्पेशली कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, जो कि रिलीज की जाती है एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, एनर्जी प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो या एग्रीकल्चर सेटिंग्स हो। अगर आपको कार्बन फुटप्रिंट्स पता है, जो एग्जॉस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो अगर आपको पता है, तो इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस और इवन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर कंट्रीब्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज। और इसके थ्रू वो जो अपने एमिशन है, सोर्स ऑफ एमिशन, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको असेस कर सकते हैं दैट हाउ मच एनवायरमेंटल विल बी इंपैक्ट। तो व्हाट स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द यूज ऑफ कार्बन फुटप्रिंटिंग? Measurement of carbon dioxide level in the atmosphere, calculation of greenhouse gases emissions associated with human activities, assessment of soil carbon content in agricultural feed, monitoring carbon monoxide emission from vehicles। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जो कार्बन फुटप्रिंटिंग है वो बेस्ट डिस्क्राइब की जा सकती है टू कैलकुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एसोसिएटेड विद ह्यूमन एक्टिविटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
A bacterial culture starts with 1000 cells and grows exponentially with a doubling time of 30 minutes. Okay. If the culture grows for 2 hours, 30 मिनट्स में डबलिंग टाइम है, 2 घंटे का हम टाइम दे रहे हैं कल्चरिंग के लिए, यानी 4 जनरेशन साइकिल्स हम कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी सेल्स विल बी प्रेजेंट, इसको बड़े आराम से आप फॉर्मूला डालिए, आपका क्लियर हो जाएगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डबलिंग पीरियड्स, वही अभी अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, 30 मिनट्स का है तो 2 आवर में कितने डबलिंग पीरियड्स हो जाएंगे, 4। अब आपको पता है इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, 1000, तो फॉर्मूला में डालिए फाइनल नंबर ऑफ सेल्स, उसका क्या होता है, इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स 2 रेज़ टू द पावर कितने डबलिंग पीरियड्स हैं, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16000। तो आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ग्रोथ आपके डबलिंग टाइम्स अगर हम 30 मिनट्स को कीप करें तो देन टोटल ऑफ 16000 cells will be present in a bacterial culture if we start with the 1000 cells. So option D is the correct answer. Which RNA polymerase is responsible for transcribing tRNA genes in eukaryotic cell? RNA pol 1, pol 2, pol 3 और pol 4। देखिए RNA जो pol 3 है, जैसे कि आप टेबल में भी देख सकते हैं, it is able to transcribe genes for tRNA, 5S ribosomal RNA and some other non-coding RNAs। जबकि RNA pol 1 है जो कि न्यूक्लियोलस में मिलता है, वो रिस्पॉन्सिबल है 5.8S राइबोसोमल आरएनए के लिए, 18S राइबोसोमल आरएनए एंड 28 राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस के लिए। आपका आरएनए पॉल 2 जो है, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैसेंजर आरएनए, मोस्ट ऑफ द मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए सिंथेसिस के लिए। माइटोकॉन्ड्रियल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए सिंथेसिस के लिए है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज आरएनए पॉल 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्राइबिंग tRNA genes. What is the typical length of the spacer region in affinity tags used for protein purification? जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ये जो अफिनिटी टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली ये अगर आपका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है तो आफ्टर अ पर्टिकुलर स्पेसर हम एक टैग लगाते हैं, और ये टैग का क्या काम है, टैग हेल्प्स टू लोकेट कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है वो कहां है, एंड सब्सिक्वेंट इन टैग्स को यूज करके हम प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे हमने पॉलीआर्जिनिन वाले केस में किया था। अब थोड़े से स्ट्रेट हिंड्रेंस बचाने के लिए, बेटर प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमें एक स्पेसर की जरूरत होती है, राइट। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द टिपिकल लेंथ ऑफ द स्पेसर रीजन इन एफिनिटी टैग्स यूज्ड फॉर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। जनरली जो एफिनिटी टैग्स होते हैं, जो शॉर्ट पेप्टाइड सीक्वेंसेस होते हैं, इनके लिए एक स्पेसर की जरूरत होती है जो कि अलाउ करता है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू एफिनिटी रेजिन, और जनरली इसकी लेंथ जो होती है वो 5 से 10 अमाइनो एसिड लॉन्ग होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which interaction primarily stabilize the DNA double helical structure? Hydrogen bonds between complementary base pairs, disulfide bonds between phosphate groups, ये तो होते ही नहीं है, ionic bonds between the ribose sugars और covalent bonds between the nucleotide bases। देखिए जो डीएनए की जो स्टेबिलिटी है डबल हेलिकल्स की, वो प्राइमरली किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। अब एंटी पैरेलिसिटी होती है ना, तो उसकी वजह से आप देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितने डिग्री का बॉन्ड बना रहा है, 180 का। जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड 180 का बना लेगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा एक और इंटरेक्शंस है, ये रिंग स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं, उनकी वजह से जो पाई पाई इंटरेक्शन या स्टैकिंग इंटरेक्शन है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं डीएनए की स्टेबिलिटी को। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर वो तो है ही है, साथ में पाई पाई इंटरेक्शन और स्टैकिंग इंटरेक्शन बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस रिंग्स वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं स्टेबलाइज करने के लिए डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को। ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट होगा। Which amino acid is typically not found in alpha helices? ये तो बहुत आसान है। देखिए जो प्रोलिन होता है उसका एक यूनिक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और इसीलिए ये कभी भी अल्फा हेलिक्स में नहीं मिलता है। इनफैक्ट प्रोलिन को तो हेलिक्स टर्मिनेटर या फिर हेलिक्स ब्रेकर भी बोलते हैं। अगर प्रोलिन किसी भी अल्फा हेलिसेस में आ जाएगा तो हेलिसिटी वहीं पे ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। What does the DPT vaccine stands for?
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। डीपीटी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जनरली डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस लगा देते हैं, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, जिसे व्हूपिंग कफ भी बोलते हैं, एंड टेटनस। डिप्थीरिया जो है एक बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है दैट कैन कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जबकि पर्ट्यूसिस, वूफिंग कफ, इट इज अ हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। टेटनस जैसा कि हम सब जानते हैं बैक्टीरियल इंफेक्शन है जिसमें नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है और जो मसल स्टिफनेस एंड स्पैज्म को प्रमोट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डीपीटी किससे बचाता है यंग वंस को? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which neurotoxin is produced by the bacterium Clostridium tetani causing the disease tetanus? देखिए टेटनस के क्वेश्चन के बारे में अभी हमने बात करी थी। बोtulinum टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन, टेटनस टॉक्सिन और शीगा टॉक्सिन। जो टेटनस का जो टॉक्सिन है ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जैसे क्वेश्चन में ही बोल रहा है। और ये जो न्यूरोटॉक्सिन, जो पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है, ये क्या करता है? ये डिजीज करता है टेटनस, जिसको हम लॉक जॉ भी बोलते हैं, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है। टॉक्सिन जो बैक्टीरिया रिलीज करता है, इससे जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज है वो ब्लॉक हो जाती है। अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे नहीं, इसीलिए जो एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्पैज्म है वो कंटिन्यू चलता रहेगा और मसल पैरालाइज हो जाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टेटनस टॉक्सिन। Poromycin is an inhibitor of which cellular processes? DNA replication, protein synthesis, cell division और cellular respiration। देखिए जो पोरोमाइसिन है ये एक एंटीबायोटिक है जो इनहिबिट करता है किसको? प्रोटीन सिंथेसिस को। It acts by binding to the ribosomes and interfering with the elongation phase of the protein translation। और ये जो डिसरप्शन है ये लीड करता है इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, अल्टीमेटली अफेक्टिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड सर्वाइवल। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which medium was used by Holler and Milstein for the production of monoclonal antibody? प्रोसेस क्या था? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। RPMI 1640, DMEM, हैट मीडियम और LB ब्रॉथ। होलर और माइलस्टीन ने डेवलप की थी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और इसके अंदर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स होती हैं उनको फ्यूज किया जाता था इमोर्टल माइलोमा सेल से, जो कि आगे जाके बनती थी हाइब्रिडोमा। और इन हाइब्रिडोमा सिलेक्शंस के लिए हम यूज करते थे क्या? हैट मीडियम। हमने प्रीवियस वीडियोस में हैट मीडियम की फंक्शनिंग को डिस्कस किया हुआ है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। Scientist who got the Nobel Prize for Medicine or Physiology for the year 2023 is Kellin Jr., Sir Radcliffe और Simenza, Carrico and Wiseman, Samantha Pabo और Alter, Houghton and Rice। नोबेल प्राइज के क्वेश्चंस आते हैं। Let's accept the fact कि एटलीस्ट आप पिछले 7 से 8 साल के नोबेल प्राइज के क्वेश्चन स्पेशली फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के पढ़ लीजिएगा और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को आप पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में भी हम आपको कुछ स्लाइड्स दे देंगे जिसमें कि आपको मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन अभी बता देंगे इस क्वेश्चन के बाद। एज फार 2023 के नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन का कंसर्न है, वो ज्वाइंटली दिया गया था कैथलीन कैरिको एंड ड्रू वीजमैन को, और उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA vaccines against COVID-19। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसा कि अभी हमने बोला कि पिछले 8 से 9 साल के नोबेल प्राइज किसको मिले हैं और क्या डिस्कवर किया है, उनको हमने यहां पे लिस्टेड कर दिया है। आप देख लीजिएगा, इनमें से आपका एक आध क्वेश्चन बन जाएगा। इस वाली स्लाइड में आप 2020, 2019 और 2018 के बारे में है, 2070, 2060 एंड 2015 के बारे में। अगर आप इतने साइंटिस्ट के बारे में पता कर लेते हैं और उनके काम को रीड आउट कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नोबेल प्राइज के क्वेश्चंस आपके यहां से सारे बन जाएंगे। आगे चलते हैं। Which of the following is not an example of post transcriptional modification? 5' capping using 7-methyl guanosine, ये तो है।
3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन ये भी है, मिथिलेशन ऑन एडेनिन नहीं, ये नहीं है, स्प्लाइसिंग इवेंट यस ये है। ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है ये वो चेंजेस होते हैं विच आर मेड टू एमआरएनए मॉलिक्यूल आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, फॉर एग्जांपल स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, बट नॉट द मिथिलेशन ऑफ डीएनए स्पेशली एट एडेनिन जो ऑफन एसोसिएटेड होता है आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप इसको वहां पढ़िएगा, राइट? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। D-glucose and D-fructose can be differentiated by Fehling solution, Tollens reagent, Benedict और ब्रोमीन वाटर टेस्ट। देखिए जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज कर सकता है एल्डोजेस को 2-कार्बोक्सिलिक एसिड बट कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन्स। ग्लूकोज कौन सी है? एल्डोज है, तो इट कैन बी ऑक्सीडाइज टू इट्स एसिडिक पार्टनर, बट फ्रक्टोज नहीं हो सकती क्योंकि वो क्या है? कीटोजेस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्रोमीन वाटर। What did William Harvey describe in detail? Muscular system, systemic circulations, nervous system और digestive system. देखिए जो विलियम हार्वे है, he determined the relationship between the blood system of arteries and veins and the regular contractions of the heart. ये जो अंडरस्टैंडिंग थी ना arteries, vein, heart से उनका रिलेशन, it revolutionized our understanding of systemic circulation. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? Option B. Who suggested that everyone has a specific blood group? Louis Pasteur, Mendel, Darwin और Landsteiner. जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, he was the one who was basically responsible in discovering the ABO blood group system. और उन्होंने ही बोला था that everyone has a specific blood group. Question बहुत सिंपल है, option D is the correct answer. Who was the polio vaccine discoverer? Darwin, जोनास साल्क, लुईस पास्चर और एली विटने। देखिए जो पोलियो है इट रिमेन वन ऑफ द लीडिंग डिसीज इन यंग वंस और एक इनएक्टिवेटेड किल्ड पोलियो वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर जोनास साल्क एंड इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1955। इसीलिए आज भी जर्मनी के अंदर और यूरोप के अंदर साल्क इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इम्यूनोलॉजिकल रिलेटेड इंस्टीट्यूट जो कि अंडर द नेम और ऑनर किसके लिए किया गया है? जोनास साल्क, जो कि पोलियो वैक्सीन के डिस्कवरर थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Who was the father of DNA fingerprinting in India? That's very important. लालजी सिंह। लालजी सिंह जो कि प्रीवियसली वाइस चांसलर बीएचयू के भी रहे हैं, सीसीएमबी में वर्क किया है, सीडीएफडी के भी डायरेक्टर रहे हैं। ही वाज बेसिकली द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, डॉक्टर लालजी सिंह। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय whom? एल्टन, बेनेट, बर्कले और रेड्जेल। देखिए इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जो है एक टेक्निकल फ्रेज है इकोलॉजी में दैट एक्सप्लेन अ चेंज टू अ डिफरेंट इकोसिस्टम और अ इकोटोन। दोनों ही केसेस में हम एक नोशन को एड्रेस कर रहे हैं दैट हाउ टू अचीव अ सस्टेनेबल प्लेनेट। इन 1976 जॉन बेनेट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which type of light is used to treat newborn with jaundice and why? Infrared light because it provides heat to break down bilirubin. Ultraviolet light because it kills bacteria causing jaundice. Red light because it stimulates blood circulation, or blue light because it converts bilirubin into a form that can easily be excreted. ये देखा गया है कि न्यूबॉर्न जॉन्डिस जो है वो ट्रीट की जाती है बाय एक्सपोजिंग विद द ब्लू लाइट। ब्लू लाइट फोटोथेरेपी में एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट यूज की जाती है अराउंड 460 से 490 नैनोमीटर की, और ये हेल्प करती है ब्रेकिंग डाउन bilirubin in the skin into a form that can more easily processed and eliminated by the body. और अल्टीमेटली जब bilirubin बॉडी से जाने लग जाता है तो इवेंचुअली जो जॉन्डिस के सिम्टम्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइडेंटिफाई ए टू डी इन द गिवन डायग्राम ऑफ लैकोप्रोन। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो अगर आपको लैकोप्रोन पता हो तो आप देखेंगे ये क्या है, ये आपका लेकाइजीन है, उसका प्रमोटर है। ठीक है, ये लेकाइजीन है विच क्रिएट अ रिप्रेसर,
और इस रिप्रेसर से बाइंड करता है हमारा क्या, एलोलैक्टोज। तो ए क्या हो गया, एलोलैक्टोज। अगर एलोलैक्टोज बाइंड कर जाता है रिप्रेसर से, तो रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर साइट, और इसकी वजह से जो प्रमोटर पे जिस पे आरएनए पॉलीमरेज होता है वो कंटिन्यू कर सकता है टू एक्सप्रेशन ऑफ लेक्सर जीन, जो कि क्रिएट करती है अ प्रोटीन कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंड सी दैट मींस आपका परमीज, एंड डी विच इज ट्रांस एसिटाइलेज। तो ए क्या होगा, एलोलैक्टोज, बी क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सी क्या होगा, परमीज, एंड डी क्या होगा, ट्रांस एसिटाइलेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Select the correct statements. Fishes have 3-chambered heart while humans have 4-chambered heart. Fishes have 4-chambered heart while humans have 3-chambered heart. Fishes have 4-chambered heart while humans have 2-chambered heart. Fishes have 2-chambered heart while humans have 4-chambered heart. देखिए फिशेज जो होती हैं दे हैव टिपिकली 2-chambered heart, जिसमें एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, जो कि एक एग्जांपल है सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम का। उनकी एक्वेटिक एनवायरनमेंट की लाइफ के हिसाब से ये बहुत एक एफिशिएंट सिस्टम है। बट ह्यूमन जो लैंड पे रहते हैं दे हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट मोर एफिशिएंट 4-chambered हार्ट सिस्टम। 2 आर्टरिया होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे, जो कि अलाउ करेंगे एक मोर एफिशिएंट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसीलिए वी आर एबल टू सस्टेन अ हाई मेटाबॉलिज्म एंड एंडोथर्मिक फिजियोलॉजी। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिश में कितने हार्ट होंगे, 2-chambered, और ह्यूमंस में होंगे 4-chambered। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Arrange the following phases of human evolution as they present in the history. यहां पे डिफरेंट स्टेजेस जो ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान ऑब्जर्व किए हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है और उनको अरेंज किया है, करना है एज दे वर प्रेजेंट इन द पास्ट। इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन को लेके, डॉक्टर स्नेहा, बहुत आसान है इसे याद करना। डी स्टैंड्स फॉर ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, उसके बाद आए थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, एंड देन फॉलोड बाय सेपियंस। इसका मतलब आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फॉलोड बाय होमो हैबिलिस, उसके बाद क्या आएंगे इरेक्टस, उसके बाद क्या आएंगे निएंडरथल, उसके बाद आएगा आपका सेपियंस। ए, उसके बाद सी, ई, बी एंड डी, ए सी ई बी डी, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following element is essential for the rooting processes in the plants? देखिए फास्फोरस जो होता है that plays a critical role in the rooting processes in the plant। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। Watching Bancrofti, the parasitic worm responsible for lymphatic filariasis, is primarily transmitted by mosquito vectors that bite at night. If human behavior shifts from diurnal, that means active during the day, to nocturnal, that means active during the night, what is the most likely impact on the spread of the disease? देखिए ये जो फाइलेरियासिस जो है उसका वेक्टर कौन है, मॉस्किटोस, और कब काटते हैं, रात में। अगर ह्यूमन जो कि नॉर्मली दिन में एक्टिव रहता है रात में स्लीप करता है, और स्लीपिंग की वजह से जो एनकाउंटर है मॉस्किटोस के साथ वो कम है कंपैरेटिवली। तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल नॉक्टर्नल कर लेंगे तो मॉस्किटो बाइट्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। वी विल बी एक्सपोजिंग देम विद वेरी फ्रिक्वेंटली। ज्यादा बाइट होगी तो जो फाइलेरियासिस है उसके इंसिडेंस भी बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है देयर वुड बी इंक्रीज ट्रांसमिशन ड्यू टू द हायर एक्सपोजर टू द मॉस्किटो बाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following does not contain a heme group? Hemoglobin, myoglobin, catalase और insulin। हीम जो होता है, हीम क्या है, हीम इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसके अंदर आयरन होता है Fe2+, और ये जो आयन है ये कोऑर्डिनेटेड होता है पोरफायरिन रिंग से। पोरफायरिन रिंग है आपकी ये वाली बाहर का सारा, राइट, जो कि एक ऑर्गेनिक स्केलेटन है, और बीच में क्या है, आयरन का आयन Fe2+, राइट। तो जो कॉमन प्रोटीन जिनमें हीम ग्रुप होता है वो कौन कौन से हैं, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम P450 है, कैटलेज है और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है। तो अमंग द गिवन ऑप्शन हीमोग्लोबिन हीम होता है, मायोग्लोबिन हीम होता है, कैटलेज हीम होता है, इंसुलिन में हीम नहीं होता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
From which of the following sources is gluten primarily derived? Rice, wheat, corn or oats? ग्लूटेन, जिससे सबसे पहले ग्लूटामिन निकाला गया था, अमाइनो एसिड, ये जो ग्लूटेन है ये ड्राइव किया जाता है व्हीट एंड रिलेटेड ग्राम सच एज बार्ले एंड राई। और ये जो प्रोटीन है ये कंपोजिट प्रोटीन है, दो प्रोटीन से मिलकर बना है, ग्लाइडिन एंड ग्लूटेनिन, जो कि व्हीट के डो को इलास्टिसिटी देते हैं। व्हीट का डो बन सकता है जस्ट बिकॉज उसके अंदर ग्लूटेन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? ग्लूटेन का सोर्स क्या है? व्हीट। व्हीट जम ग्लूटेन भी बोलते हैं, WGA, राइट? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट चार्ज एसोसिएटेड विद ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन, जिसे गैग्स भी बोला जाता है? पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव और वेरिएबल। जो गैग्स होते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हाई कंटेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज। और ये उसमें किस वजह से आता है? क्योंकि उनके अंदर सल्फेट आयंस होते हैं, सल्फेट पे नेगेटिव है, और उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, वो भी नेगेटिव है। तो इसीलिए गैग्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट अट्रैक्ट्स पॉजिटिवली चार्ज आयन, वाटर, और इसीलिए ये एक कुशनिंग इफेक्ट देते हैं। हर उस सेल में जिसमें गैस ज्यादा होगा वहां कुशनिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, राइट? तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। इसको आप ज्यादा पढ़ सकते हैं हिट्रोपॉलीसैकेराइड के टॉपिक में, राइट? चलिए, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स? देखिए, जो मेन डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स है वो उनके कार्बन फिक्सेशन एबिलिटी और पाथवेज में है। C3 प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली फिक्स करते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट में यूजिंग रुबिस्को। रुबिस्को एक कार्बोक्सिलेज है तो एक ऑक्सीजनेज भी है, और अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई तो इसकी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए C4 ने एक और स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है जिसमें कि उनका जो कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वो ज्यादा एफिशिएंट है। न्यूट्रोफिल सेल्स में एक एंजाइम होता है पैक कार्बोक्सिलेज जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है एक C4 कंपाउंड में विच इज ऑक्सैलोएसीटोएसीटेट, जो कि ट्रांसफर कर दिया जाता है बंडल शीट सेल में, जहां पर ये डीकार्बोक्सिलेट होकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल। ये जो अडेप्टेशन किया गया है ना एक्स्ट्रा एंजाइम डाल के, ये अलाउ करता है C4 प्लांट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को, और मिनिमाइज करता है फोटो रेस्पिरेशन को। ज्यादा एफिशिएंट है हॉट एंड ड्राई कंडीशन में कंपेरेबल टू C3 प्लांट्स। इसीलिए C3 और C4 प्लांट में जो मेजर डिफरेंस है that C4 plants use a different enzyme for carbon fixation than C3 plants. Option A is the correct answer. What is the purpose of the Ames test in biological research? To determine the mutagenic potential of chemical and compounds, to study the effects of pesticide on crop growth, to measure the antioxidant capacity of natural extracts, or to assess the toxicity of heavy metals in aquatic ecosystems. देखिए, जो एम्स टेस्ट है ना, ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि कोई गिवन केमिकल म्यूटाजन या कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है या नहीं। इसमें होता क्या है? इसमें हम एक म्यूटेंट लेते हैं जो हिस्टिडाइन नेगेटिव है, और अगर आप इसमें अपना केमिकल डाल रहे हैं तो चांसेस है अगर वो म्यूटाजेनिक है तो वो इस वर्जन ऑफ बैक्टीरिया को हिस नेगेटिव से हो सकता है कुछ बैक्टीरियल कॉलोनी हिस पॉजिटिव हो जाए। तो अगर किसी केमिकल में म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टीज हैं तो वो डेफिनेटली इस एम्स टेस्ट में हिस पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देगा, हिस नेगेटिव को हिस पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और उनकी ग्रोथ होगी इन द एब्सेंस ऑफ हिस्टिडाइन इवन। तो इसीलिए एम्स टेस्ट जो बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज होता है टू डिटरमाइन द म्यूटाजेनिक पोटेंशियल ऑफ केमिकल्स और कंपाउंड्स। Option A is the correct answer. Neurotransmitters are released at depolarization, resting state, repolarization or none of these. देखिए, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, ये रिलीज किए जाते हैं, their release occurs at the presynaptic terminal of a neuron जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है कहां? एक्सॉन टर्मिनल पे, and it causes the depolarization. Depolarization मतलब रिवर्सल ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द न्यूरल मेम्ब्रेन, जो ट्रिगर करता है ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। एक बार कैल्शियम चैनल का इन्फ्लक्स हुआ तो वो स्टिमुलेट करेगा फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिकल वेसिकल जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है विद द सेल मेम्ब्रेन, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अल्टीमेटली कहने का पर्पस यह है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं डीपोलराइजेशन स्टेट के दौरान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which technique is commonly used to study single ion channel activity? That's very easy.
बेसिकली इट इज द पैच क्लैंप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। ये टेक्निक जो है इट इज यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल आयन चैनल्स, राइट। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के अंदर पैच क्लैंप स्टडी जो होती है वो यूज की जाती है टू स्टडी द सिंगल आयन चैनल एक्टिविटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which coenzyme is essential for fatty acid oxidation? Coenzyme A, NAD, FAD और ATP। देखिए जो coenzyme A है that plays a crucial role in the beta oxidation of fatty acid और ये facilitate करता है entry of fatty acids into the mitochondria for further breakdown. It forms acetyl-CoA from the breakdown products of fatty acid और ultimately ये enter कर जाते हैं CSE को to generate the energy through ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। NAD एंड FAD आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जबकि ATP आपका प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, तो वो आंसर हो नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हर्सेप्टेन इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, बायोटेक के एग्जाम में ये एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। और हर्सेप्टेन जो है वो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ऑप्शन बी। Deamination of cytosine results in the formation of thymine, uracil, adenine और guanine। देखिए deamination of cytosine एक नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है जिसमें कि आपका ऑक्सीडेटिव deamination होके यूरेसिल बन जाता है। नॉर्मली अगर डीएनए में साइटोसिन कन्वर्ट हो रहा है यूरेसिल में तो वो एक सिग्नेचर है कि डीएनए रिपेयर की सख्त जरूरत है। तो deamination जो कि नेचुरल प्रोसेस है साइटोसिन का, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरेसिल। What is the primary mode of action of 5-fluorouracil in cancer treatment? Inhibition of topoisomerase 2, inhibition of microtubule polymerization, inhibition of thymidylate synthase और activation of DNA repair enzyme। देखिए जो 5-fluorouracil है जो कि एक लोकलाइक है और किसका, आपका थाइमिन का। तो ये एक एंटी मेटाबोलाइट कीमोथेरेपी ड्रग है जो यूज की जाती है ट्रीट करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग कोलोरेक्टल कैंसर्स। ये इनहिबिट करती है थाइमिडाइलेट सिंथेज को, वो एंजाइम जो कि डीएनए सिंथेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थाइमिडीन जो एक न्यूक्लियोटाइड है नेसेसरी डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर के लिए। थाइमिडीन अगर नहीं होगा तो आप डीएनए आप नहीं बना पाओगे और डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे तो ये जो डिसरप्शन है इसकी वजह से डीएनए डैमेज होगा और अल्टीमेटली सेल डेथ इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी हाईली डिवाइडिंग सेल लाइक कैंसर्स में। तो आपके 5-fluorouracil एक तरह की ड्रग है कैंसर ट्रीटमेंट में बाय द इनहिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन ऑफ अवाबेन? अवाबेन जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है जो इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को। याद करिए सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या था, एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स था। न्यूरल सिग्नलिंग के टाइम पे आपको पता है कि 3 सोडियम बाहर होने चाहिए थे, 2 पोटेशियम अंदर होने चाहिए थे। अगर वो डिसबैलेंस होता है तो बेसिकली एटीपी का यूज करके ये जो एंजाइम है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ये क्या करता था, वो जो नॉर्मल बैलेंस है उसको मेंटेन कराता था, राइट। अगर अवाबेन बाइंड कर लेगा इस एंजाइम से तो डिसरप्ट हो जाएंगे आयन ग्रेडियंट और अल्टीमेटली देयर विल बी एन इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सोडियम एंड कैल्शियम लेवल। ये जो ऑल्ट्रेशन होगा आयनिक बैलेंस का ये अफेक्ट करेंगे सेलुलर फंक्शन को, पर्टिकुलरली कार्डियक मसल सेल्स को, और अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो यानी कि जो प्राइमरी मोड ऑफ अवाबेन है वो इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। What is the precursor molecule used in the biosynthesis of sex hormone? Progesterone, testosterone, endosterone और कोलेस्ट्रॉल। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक बेसिक स्केलेटन का काम करता है डिफरेंट के सेक्स हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोडायल ये सब बनाने के लिए। इसी स्केलेटन पे, कोलेस्ट्रॉल के स्केलेटन पे डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन मॉडिफिकेशंस करती हैं और उसकी वजह से हमारे डिफरेंट बायोसिंथेसिस ऑफ सेक्स हार्मोन्स होता है। तो व्हाट इज द प्रिकर्सर? इट इज द कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन डी। What is the precursor molecule used in the biosynthesis of GABA, that is gamma aminobutyric acid? Glutamine, glutamate, glycine और glucose। देखिए जो GABA है it is synthesized from glutamate through the action of enzyme glutamate decarboxylase। तो कौन सा precursor molecule होगा? glutamate। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The tuberculin test जिसे Montax टेस्ट भी बोलते हैं, it is an example of which type of hypersensitivity reaction? Type 1, Type 2, टाइप 3 और टाइप 4।
देखिए जो मॉन्टेक्स टेस्ट है ये यूज किया जाता है टू डिटेक्ट एक्सपोजर टू द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या करते हैं, स्किन के नीचे एक इंजेक्शन देते हैं, जिसमें इंजेक्शन में क्या होता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन मॉलिक्यूल डेरिवेटिव ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी स्किन है वो एक डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करती है, टाइप 4। जो डिलेड टाइप जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो सेल मीडिएटेड का एग्जांपल और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का भी एग्जांपल है। और इसके अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में जो रिएक्शंस हैं वो टी सेल्स के द्वारा की जाती हैं, जो कि रिक्रूट करते हैं इंफ्लेमेटरी सेल्स को, और अल्टीमेटली आप लोकलाइज रिस्पॉन्स देखते हैं। तो जो मॉन्टेक्स स्किन टेस्ट है जो कि आपके माइकोबैक्टीरियम के लिए यूज होता है, वो एक तरह का टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, आपने बचपन में अपनी बाहों पे एक टाइप का स्पॉट देखा होगा, ये बचपन में जो इंजेक्शन है ये बेसिकली मॉन्टेक्स टेस्ट है, राइट। तो ये आपका ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर डी। What is the primary purpose of 2D electrophoresis in proteomics? To separate protein based on size, on charge, both size and charge, or to identify specific amino acid in proteins. देखिए जो 2D electrophoresis टेक्निक है प्रोटियोमिक्स में, ये यूज होती है बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट पीआई के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने पीआई के बेसिस पे इनको सेपरेट कर लिया और देन हॉरिजॉन्टली प्लेस करके बेस्ड ऑन द साइज इन एसडीएस पार्ट वी हैव सेपरेटेड देम। इस टेक्निक की मदद से वी आर एबल टू अलाउ द रिजोल्यूशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन इन अ सिंगल जेल, और इसके थ्रू हम अनेबल होते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन आइसोफॉर्म्स, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन और चेंजेस इन प्रोटीन एक्सप्रेशन लेवल। इन सारी चीजों को स्टडी किया जा सकता है। तो प्राइमरी पर्पस 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या है, टू सेपरेट प्रोटीन बेस्ड ऑन द फर्स्ट चार्ज एंड देन फॉलोड बाय द साइज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। During RNA splicing, which structure is formed when the 5' end of an oxon is joined to the 2' hydroxyl group of an intron's branch point adenosine, lariat, hairpin, stem loop और double stranded structure? अगर आपने स्प्लाइसिंग पढ़ा हो आरएनए के अंदर, सेल्फ स्प्लाइसिंग, तो वहां पे आपने एक लैरिएट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में नोटिस किया होगा। During RNA splicing, the 3' end है of the exon is ligated to the 2' hydroxyl of the branch point adenosine within the introns, और इसकी वजह से एक लैरिएट स्ट्रक्चर बनता है जो कि ये तरह का स्ट्रक्चर है, जो हम जनरली घोड़े को पकड़ने के लिए एक रस्सी का फंदा बनाते हैं ना, वो दैट इज द कॉल्ड द लैरिएट स्ट्रक्चर, राइट। और ये जो लैरिएट स्ट्रक्चर है जिसमें के इंट्रॉन एक लूप बनाता है विद अ 2' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, it leaves a linear axon into a lariat shaped structure, और ultimately इनको हम finally mature mRNA से निकाल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। Which electromagnetic radiation is typically used in TV remote controls for the communication with the TV? IR, UV, microwave और radio? टीवी रिमोट कंट्रोल्स में टिपिकली हम IR रेडिएशन यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि ये जो IR रेडिएशन है इनकी लैम्डा जो है लार्ज इनफ होती है विजिबल लाइट से, बट शॉर्ट होती है माइक्रोवेव से, जो कि इन्हें सुटेबल बनाती है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। Which of the following organelles do not contain DNA? That's very easy. माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, राइबोसोम्स में नहीं होता। राइबोसोम्स किससे बने होते हैं? राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए, राइट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस इन सेल साइकिल। इस क्वेश्चन के लिए हम डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा G1, उसके बाद होता है हमारा S फेज जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद G2 होता है और उसके बाद फाइनली हमारी सेल डिवीजन होती है। तो ये पूरा आपका इंटरफेस विच इज इन्वॉल्विंग G1, S एंड G2 एंड फॉलोड बाय M फेज विच इज हैविंग टू फेज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? G1, S, G2 एंड M, ऑप्शन ए। Which transcription factor are commonly used in the production of induced pluripotent stem cells, iPSC? देखिए iPSC बनाने का तरीका क्या है? जैसा कि हम जानते हैं एक स्टेम सेल से जब कुछ प्रोग्रामिंग फैक्टर डाले जाते हैं तो उससे वो एक सोमैटिक सेल या फिर डिफरेंशिएटेड सेल बन जाती है। अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर दें, दैट मींस इफ वी प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ अ रिवर्स रीप्रोग्रामिंग फैक्टर, तो क्या होगा
तो ये सोमेटिक सेल्स जो हैं वो क्या बन जाएंगे, एक तरह के स्टेम सेल जिनको हम आईपीएससी या इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बोलेंगे। ये कौन सा रीप्रोग्रामिंग फैक्टर या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसके एग्जांपल हैं OCT4, SOX2, KLF4 और CMYC, जिसे हम यामानाका फैक्टर भी बोलते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। Which term describe a stem cell capable of giving rise to all cell types in an organism including extra embryonic tissue, totipotent, pluripotent, multipotent और none of these। देखिए इस क्वेश्चन को आंसर को समझने के लिए आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशंस आपको समझ में आनी चाहिए। टोटिपोटेंट क्या होते हैं, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती हैं दे हैव द हाईएस्ट कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू ऑल सेल्स टाइप, पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकती हैं, सबसे हाईएस्ट डेवलपमेंटल पोटेंशियल होता है इन स्टेम सेल्स का। इसके बाद नेक्स्ट होती हैं कैपेबिलिटी वाइज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, जो कि डिफरेंशिएट हो सकती हैं इनटू द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर सेल्स, बट दे कैन नॉट फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स। मल्टीपोटेंट जो स्टेम सेल्स होती हैं दे कैन डिफरेंशिएट इनटू अ लिमिटेड रेंज ऑफ सेल टाइप्स विद इन अ लीनिएज, स्पेसिफिक सेल लीनिएज। मान लीजिए आपको ब्लड सेल्स बनानी, तो ब्लड सेल्स में कोई भी बना देंगी, पर ब्लड सेल्स ही बनाएंगी, किडनी या लीवर सेल्स नहीं बनाएंगी। तो ऐसी सेल्स क्या हो गई, स्टेम सेल्स मल्टीपोटेंट। तो टोटिपोटेंट से आप पूरे ऑर्गेनिज्म में कुछ भी बनवा सकते हैं, प्लूरिपोटेंट में आप जर्म सेल्स यानी जो आपकी जर्म लेयर सेल्स हैं उनके रिलेटेड चीजें बनवा सकते हैं, और मल्टीपोटेंट में आप स्पेसिफिक लीनिएज को बनवा सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल सेल्स टाइप्स इन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज, दैट मींस टोटिपोटेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज एन इकोटाइप, इकोटाइप क्या होता है? इकोटाइप की डेफिनेशन वाइज देखें तो इट रेफर्स टू द जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन विद इन अ स्पीशीज that has been adapted to a specific local environment or habitat। ये जो इन्होंने एडेप्टेशन ली है ना, ये यूनिक एडेप्टेशन अलाउ देम टू थ्राइव इनटू देयर इकोलॉजिकल निश, उनको एक एज मिलता है, नेचुरली सिलेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब इकोटाइप क्या है, एक जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन है जो अडेप्ट हो रखी है एक डिफरेंट स्पेसिफिक एनवायरमेंट के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which enzyme is responsible for releasing the supercoiled DNA tension ahead of the transcription bubble during RNA सिंथेसिस? ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी बायोटेक एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, और इसका आंसर क्या होगा, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करते हैं, टोपोआइसोमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन बबल हो या रेप्लिकेशन बबल हो, इनके आगे अगर पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग है तो उसको रिलैक्स करते हैं, निक करके डीएनए को, और अगर नेगेटिव सुपरकॉइलिंग है उसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं। तो टोपोआइसोमरेज इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। Which type of CRISPR system does not require a PAM for the target recognition? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 5। देखिए जो टाइप 2 CRISPR सिस्टम है, सच एज द वन विच इज ड्राइव फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, वही जेनिफर डोडुना एंड सर्पेशियर वाला, तो उनको जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला वही बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, जिसको हम Cas9 भी बोलते हैं। दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू टारगेट डीएनए सीक्वेंस विदाउट स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट फॉर अ पैम सीक्वेंस। तो टाइप 2 CRISPR सिस्टम जो होते हैं वो बेसिकली उनको कोई पैम सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती है। Cas9 प्रोटीन टाइप 2 CRISPR सिस्टम का जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्लीव कर सकते हैं अपने डीएनए सीक्वेंस को बेस्ड ऑन द शॉर्ट कंसेसिव सीक्वेंस नियर द टारगेट साइट, बट पैम की जरूरत नहीं है। तो यानी कि पैम की जरूरत पड़ेगी टाइप 1 को, टाइप 3 को, टाइप 5 को, पर पैम की जरूरत टाइप 2 CRISPR सिस्टम को नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which type of antibody is primarily involved in allergic reaction and hypersensitivity response? एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर होगा IgE। IgE क्या करता है, IgE एलर्जिक रेस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी यानी एस्थमा, एलर्जी एंड एनाफाइलेक्टिक, तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको किसी चीज के लिए पहले एलर्जी हो रखी है और दोबारा से यू आर बीइंग एक्सपोज्ड टू दैट एलर्जन, चाहे वो डेंडर है, चाहे वो पॉल्यूटेंट है या कोई और आइटम है, तो देन IgE उसको रिकॉग्नाइज करेगी। इट विल सिट ओवर द बेसोफिल और मास्ट सेल और वो रिलीज करेगा हिस्टामिन। हिस्टामिन एक तरह का इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है और वो अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स को शो करते हैं। IgA म्यूकोसल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि IgDE जो इनिशिएशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है उसके लिए, और IgM हमारे यंग वन में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, और इसको आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। Which component are essential for the structure and function of ribosomal subunit? इस तरह का क्वेश्चन अभी पहले भी आया और उसमें हमने जैसे कि देखा था कि राइबोसोमल सबयूनिट को बनाने के लिए आपको राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। Which
एंजाइम इज यूज्ड टू सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम एन आरएनए टेम्पलेट? देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है ना, ये वो एंजाइम है जो कि यूज करता है आरएनए टेम्पलेट को टू मेक द सीडीएनए, और प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है यूटिलाइज किया जाता है रिट्रोवायरसेस के थ्रू, एचआईवी के थ्रू, और अभी रिसेंटली हमने इसे कोविड में भी देखा था। तो ऑप्शन हो गया बी। Which compounds acts as a competitive inhibitor of PABA in bacterial cells? Penicillin, streptomycin, tetracycline और सल्फोनामाइड। देखिए जो सल्फोनामाइड है ये एक्ट करता है एज एन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड डाइहाइड्रोक्लोरेट सिंथेज। ये जो एंजाइम है ये कन्वर्ट करता है आपके पाबा को किसके अंदर, फोलेट डेरिवेटिव्स के अंदर। ये जो फोलेट है ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए चाहिए फोलेट। तो अगर आप सल्फोनामाइड एज एन एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, पाबा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा फोलेट में, और बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अल्टीमेटली बैक्टीरिया विल बी डाइंग आउट। पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल सिंथेसिस को टारगेट करता है, उन एंजाइम्स को जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग में इन्वॉल्व है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन 30S सब यूनिट से बाइंड करता है राइबोसोम्स की, जबकि टेट्रासाइक्लिन जो है वो 30S राइबोसोम सब यूनिट से तो बाइंड करता ही है, बट साथ में ब्लॉक करता है इसको, अमाइनो एसिड टीआरएनए को, फ्रॉम बाइंडिंग टू द राइबोसोम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सल्फोनामाइड्स, ऑप्शन डी। Which type of rays are used in NMR? That's very easy. रेडियो वेव्स को यूज किया जाता है जिसमें कि प्रोटॉन्स को एक एक्सटर्नल मैग्नेट्स फील्ड में रखा जाता है और रेडियो वेव्स को यूज किया जाता है फॉर द रिवर्सल ऑफ देयर ओरिजिनल पोजीशन, विच इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनएमआर। तो कौन सी रेज यूज होती है, रेडियो वेव्स। Which blood type is considered as universal recipient in terms of blood transfusion? इसके लिए काम करते हैं, आप ये टेबल नोट डाउन कर सकते हैं। आप देखते हैं कि AB पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, जबकि O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। आप इस तरह की टेबल्स को यूज कर सकते हैं आप अपने सारे ब्लड ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। What does Bragg's law describe in the context of X-ray or neutron diffraction by a crystal lattice? The relationship between the intensity of diffraction radiation and the crystal lattice spacing, the relationship between the wavelength of the incident radiation and the angle of diffraction, the relationship between the crystal lattice spacing and the angle of incidence, the relationship between the energy of incident radiation and the angle of refraction. देखिए जो ब्रैग लॉ है ना, that states that the lambda, that means wavelength of incident radiation, is related to the spacing between the atomic planes in a crystal lattice, जिसको हम D बोलते हैं। यानी कि ये जो क्रिस्टल में जो प्लेन्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किससे रिलेटेड होता है, आपके लैम्डा से। तो यानी कि ब्रैग्स लॉ क्या बताता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, थीटा, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। Which amino acid contain hydroxyl group? That's very easy. आपका कौन कौन से होते हैं, एक सीरीन होता है और एक होता है थ्रियोनिन, दोनों के अंदर ही OH होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। Which amino acid is commonly found in beta barrel domains and all types of protein motifs? देखिए बीटा बैरल डोमेन बनाना हो या कोई भी तरह का प्रोटीन मोटिफ बनाना हो तो आप चाहेंगे कि ऐसा अमाइनो एसिड्स लिया जाए जो कि सबसे स्मॉल हो, छोटा हो और फ्लेक्सिबल हो। ग्लाइसिन इस कंडीशन में फिट बैठता है। तो ग्लाइसिन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ इट टू फिट इनटू एनी टाइप टर्न्स एंड लूप्स प्रेजेंट इन एनी मोटिव्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग्लाइसिन। What is the primary role of microRNA, miRNA in gene expression regulation? They encode protein involving in cell signaling. No. They facilitate DNA replication. नहीं. They regulate mRNA stability and translation. Yes. जो miRNA या microRNA होते हैं ये स्मॉल नॉन कोडिंग RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं which plays a critical role in post transcriptional gene regulation. They primarily bind करते हैं complementary sequence on target mRNA और लीड करते हैं mRNA डिग्रेडेशन और इनिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन। यानी कि अगर miRNA किसी mRNA से बाइंड कर गया तो उसका आगे फर्दर ट्रांसलेशन नहीं होगा। और इस तरह से miRNA फाइन ट्यून करते हैं जीन एक्सप्रेशन को बाय कंट्रोलिंग द स्टेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ mRNA ट्रांसक्रिप्ट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जिन भी mRNA से miRNA बाइंड करेगा उनकी सिंथेसिस नहीं होगी और वो जीन परमानेंटली साइलेंस हो जाएंगी। इस कॉन्सेप्ट को RNA इंटरफेरेंस भी
कहते हैं? आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ 5 प्राइम कैपिंग इन mRNA? देखिए, जो 5 प्राइम कैपिंग है mRNA की, ये इन्वॉल्व करती है एडिशन ऑफ 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप एट द 5 प्राइम एंड, जो कि हेल्प करता है एनहांसिंग मैसेंजर आरएनए स्टेबिलिटी, प्रमोट ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, फैसिलिटेट mRNA एक्सपोर्ट। बेसिकली 3 काम हो गए। mRNA की स्टेबिलिटी बढ़ाना, यानी एनहांसेस mRNA स्टेबिलिटी, इट ऑल्सो प्रमोट्स द ट्रांसलेशन इनिशिएशन, और ये फैसिलिटेट करता है मैसेंजर आरएनए एक्सपोर्ट को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इट प्रमोट्स ट्रांसलेशन इनिशिएशन, इट एनहांसेस मैसेंजर आरएनए स्टेबिलिटी एंड इट रेगुलेट्स द मैसेंजर आरएनए एक्सपोर्ट आउट ऑफ द न्यूक्लियर पोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इन विच एंजाइम इज कॉपर Cu2 प्लस प्रेजेंट एज एन कोफैक्टर? कैटालेज, साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और राइबोन्यूक्लियेज। देखिए, जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज यानी कॉम्प्लेक्स 4 जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का है ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, उसके अंदर Cu2 प्लस आयन होता है। कैटालेज और साइटोक्रोम P450 में हीम होता है, यानी आयरन होगा, जबकि आरएनएज में कॉपर नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। Which of the following is an example of obligatory anaerobic bacterium? Bacillus subtilis, Clostridium botulinum, Pseudomonas aeruginosa और Staphylococcus aureus। देखिए, जो obligatory anaerob होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है? These are those bacteria which can't survive in the presence of oxygen. For example, Clostridium botulism, right? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। Which amino acid contain an imidazole ring in its side chain? Very easy, histidine। हिस्टिडीन के अंदर ये जो imidazole ring होती है, ये फिजियोलॉजिकल बफर की तरह काम करती है एट फिजियोलॉजिकल pH, और इसीलिए ये प्रोटॉन को एक्सचेंज कर सकती है एट फिजियोलॉजिकल pH। याद रखिएगा, फिजियोलॉजिकल बफरिंग हिस्टिडीन शो करता है। ऑप्शन ए। Which enzyme is commonly used in drug discovery for high throughput screening of potential drug candidates? DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, प्रोटीएज और काइनेजेस। देखिए, जो काइनेजेस होते हैं, these are the enzyme, they catalyze the transfer of phosphate group from ATP to specific substrate, जो कि जनरली प्रोटीन्स होते हैं, और इस तरह ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सेल सिग्नलिंग में, लाइक मैप काइनेजेस और डिफरेंट टाइप के आपने जैक्स टाइप पाथवेज वगैरह पढ़े होंगे। और ये जो पाथवेज हैं, ये इंप्लीकेटेड होते हैं कई सारी डिजीजेस में। इसीलिए अगर आप काइनेजेस को टारगेट करते हो तो आप एक इंपॉर्टेंट टारगेट ड्रग डिस्कवरी के लिए कर रहे हो। तो इसीलिए काइनेजेस आर कॉमनली यूज्ड इन ड्रग डिस्कवरी फॉर हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग ऑफ पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is an example of facultative anaerobic bacterium? Streptococcus pneumoniae, Bacteroides fragilis, Helicobacter pylori और Lactobacillus। फैकल्टेटिव एनारोब क्या होते हैं? फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं दोज बैक्टीरिया विच कैन ग्रो विद और विदाउट ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल, लैक्टोबैसिलस जो योगर्ट प्रोडक्शन में यूज होता है, वो आपका एक फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट राइज पर बेस पेयर इन डीएनए? दैट्स वेरी इजी। हमें मालूम है कि एक जो है पिच डीएनए के अंदर वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम की, और उसमें रेजिड्यूज कितने हो? 10। तो पर रेजिडुअल राइज कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम का। तो यानी कि सक्सेसिव बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा कितना? 3.4 बेस पेयर का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज पबमेड प्राइमरीली यूज्ड फॉर? कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, असेसिंग बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंस लिटरेचर, स्टोरिंग क्लिनिकल पेशेंट रिकॉर्ड्स और परचेजिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स। देखिए, जो पबमेड है ये एक फ्री डेटाबेस है एनसीबीआई का, और इट इज बीइंग यूज्ड टू सर्च वास्ट रिपोजिटरी ऑफ बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंस लिटरेचर, आर्टिकल्स, रिव्यूज, केस स्टडीज। यानी कि एक लाइफलाइन है किसका? एक पीएचडी कैंडिडेट की। तो पबमेड इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर असेसिंग रिपोजिटरी ऑफ बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंस लिटरेचर। ऑप्शन बी। इन द लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल फॉर्मूला, लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल एक तरह के वंडरवॉल फोर्सेस हैं, राइट?
तो उसके अंदर आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें से कौन सी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है अट्रैक्टिव इंटरेक्शन फोर्सेस को। दैट्स वेरी इजी। ये जो पहली टर्म होती है ये रिपल्सिव फोर्स होती है, और ये जो टर्म होती है ये आपकी अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो कि आपने यहां पे मेंशन भी कर रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। कंपाउंड्स डिफरिंग बाय हाइड्रोक्सिल एंड सीएचओ। हाइड्रोक्सिल और सीएचओ क्या है? फंक्शनल ग्रुप ही तो है। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। दैट्स वेरी इजी। Which of the following is an example of obligatory aerobic bacteria? Clostridium, E. coli, Mycobacterium tuberculosis और Lactobacillus. Obligatory aerob जो वो बैक्टीरिया होते हैं which require oxygen for their survival. For example, Mycobacterium tuberculosis. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। Which vitamin is present in golden rice? देखिए गोल्डन राइस जो है एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मनीला फिलीपींस में वहां डेवलप किया गया था। गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की जीन्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिससे कि ना केवल वंस यू कंज्यूम दिस काइंड ऑफ अ राइस तो आपको ना केवल स्टार्च मिल रहा है बट साथ में विटामिन ए की भी जो सप्लीमेंट्स है वो भी आपको मिल रहा है। एंड इट इज वेरी गुड फॉर दोज चाइल्ड्स जहां पर के विटामिन ए इज अ लिमिटिंग फैक्टर, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। Which of the following is an example of facultative aerobic bacteria? Neisseria, Methanobacterium, E. coli और Trypanosoma. Facultative aerob क्या होते हैं? Which can grow in the presence of oxygen but do not require it essentially. For example, E. coli, right? What is the karyotype of Klinefelter syndrome? Klinefelter syndrome जो होता है ये वो मेल्स होते हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसका मतलब उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 47। नॉर्मल कितने होते हैं? 46। और इन 47 में से भी जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो क्या है? एक एक्स्ट्रा एक्स। तो राइट, तो इसका मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो कैरियोटाइप हो जाएगा वो होगा 47XXY, द मेल्स विच इज हैविंग एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। An ERK spectrum is obtained for which of the following? Identifying elements in a sample, measuring protein phosphorylation, analyzing DNA sequence or determining cell viability. ERK, extracellular signal regulated kinases. Extracellular signal regulated kinases. तो ERK spectrum जो होता है ये typical associated होता है with the study of protein phosphorylation. याद करिए kinases की बात हो रही है। अभी हमने पढ़ा कि काइनेजेस वो एंजाइम होते हैं जो कि एटीपी से फॉस्फेट को ट्रांसफर करते हैं कुछ प्रोटीन टारगेट्स को। तो ईआरके जब आप स्टडी कर रहे हो स्पेक्ट्रम की, तो बेसिकली ईआरके प्रोटीन दे आर द पार्ट ऑफ द मैप काइनेज सिग्नलिंग पाथवे एंड दे आर ऑफन एनालाइज्ड टू अंडरस्टैंड सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू वेरियस स्टिमुलाई, स्पेशली इन कंटेक्स्ट फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन विद रेगुलेशन ऑफ वेरियस सेलुलर एक्टिविटी। तो यानी कि जब भी हम ईआरके स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं? We are measuring protein phosphorylation, right? So option B is the correct answer.